अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन किसे कहते हैं और हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास वही है जो हमने शुरू में ही इस पे बात कर ली थी। अगर आप वो पेज दोबारा से देखें कि नॉर्मल फॉर्म में जो जब हमने सीखा था तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की हमने डेफिनेशन ये की थी कि प्लेन ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन विच इज पैरेलल टू एन कैप एंड टी कैप, तो इनके पैरेलल हो बट परपेंडिकुलर टू बी कैप, तो इनके वो परपेंडिकुलर हो तो उसको हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग। यानी इसी को अब हम डिफाइन करेंगे, ए प्लेन विच इज पैरेलल टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड प्रिंसिपल यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बाइनॉर्मल। तो हम ये इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए प्लेन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल एन कैप एंड यूनिट टेंजेंट टी कैप कि ए प्लेन जो पैरेलल है प्रिंसिपल यूनिट वेक्टर एन कैप और यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप एंड इज परपेंडिकुलर। यानी या तो यहां पे बात खत्म कर दें या एक ये भी बता दें कि वो परपेंडिकुलर किसके है, एंड इज परपेंडिकुलर टू बाइनॉर्मल या यूनिट बाइनॉर्मल कह लें या बाइनॉर्मल कह लें, एंड इज परपेंडिकुलर टू बाइनॉर्मल बी कैप टू कर्व टू ए कर्व C at point P whose position vector is R। तो बड़ा सिंपल है कि आपको डायग्राम वो ज़हन में है तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं कि एक प्लेन जो पैरेलल है प्रिंसिपल यूनिट वेक्टर्स के ऑन यूनिट, तो आप यहां पे भी बात खत्म कर सकते हैं। अगला तो एक अजाफी चीज है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बाइनॉर्मल कि वो उसके परपेंडिकुलर भी है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि बी कैप के परपेंडिकुलर है तो आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की मैथमेटिकल फॉर्म में आप कह सकते हैं किसके परपेंडिकुलर, बी कैप के, डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। बाकी वो डायग्राम जो बनानी है वो उसी की बनानी है जैसे हमने वो नॉर्मल प्लेन में पढ़ा हुआ वैसी ही सारी डायग्राम है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आपको ये डायग्राम बनानी आती है तो आप फौरन वहां से वेक्टर से बना लेंगे। तो प्रिंसिपल जो हमारे पास है टी कैप और एन कैप के जो पैरेलल प्लेन होगी उसको आप कहेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन, और वो परपेंडिकुलर होगी बी कैप के यानी बाइनॉर्मल के। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी एप्लीकेशन सीख सकते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि हम इस पे कैसे इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं, कि इसकी एप्लीकेशन कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये क्वेश्चन है हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ
of the osculating plane. For the curve, और कर्व हमारे पास है R of S इज इक्वल टू A cos SI प्लस A sin J प्लस 0K। तो ये कर्व हमारे पास डिफाइन है। तो हमने कैलकुलेट जो करना है वो करना है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। हमने ये सीखनी है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि लेट्स सपोज हम अगर कुछ मैथमेटिकल फॉर्म लिखें कि हमारे पास कुछ रिलेशन है, हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप देखें, अब हमारे पास रिमार्क्स हैं, उसी से ही हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी बनाएंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, कि उसको और सिंपल कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, तमाम जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हम जब भी लिखते हैं वो 1 लिखते हैं, चाहे वो टी डॉट टी हो, एन डॉट एन हो, बी डॉट कोई भी यूनिट वेक्टर्स हो, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है। और इसी तरह अगर इनका क्रॉस लिया जाए, अगर डिफरेंट का डॉट लें तो तब भी हमारे पास आंसर, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी टी डॉट एन लें तब भी 0 है, एन डॉट बी लें तब भी आंसर 0 आएगा। और अगर हम बी का टी के साथ कनेक्शन कर देंगे तब भी हमारे पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि जब हम लेट्स सपोज टी डॉट टी हमने निकालना है तो आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, कॉस एंगल बिटवीन टी कैप एंड टी कैप। अब देखिए ना, टी कैप लेट्स सपोज ये है तो उसके ऊपर टी कैप वो आपस में पैरेलल होगी, तो एंगल हमारे पास कितना आ गया, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री आ गया। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर्स का 1 होता है, cos 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह आप एन डॉट एन, और तो अगर आप डिफरेंट का करें, डिफरेंट का करें तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, कॉस एंगल बिटवीन टी एंड एन। अब टी और एन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। अब टी यूनिट वेक्टर्स, उसके ऊपर परपेंडिकुलर एन कैप, और एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है, इसलिए सारा कुछ ये हो जाएगा 0 हो जाता है। तो ये चीजें हमने सीखी हुई हैं। तो डॉट में एक जैसे आ जाएंगे तो 1 आ जाएगा। हमारे पास ये है रिमार्क, अब ये है कि अगर लेट्स सपोज बी कैप है तो हम उसको लिख सकते हैं टी कैप क्रॉस एन कैप। और इसी तरह अगर हमारे पास टी कैप है तो आप उसको लिख सकते हैं एन कैप क्रॉस बी कैप। और इसी तरह एन कैप है तो आप उसको लिख सकते हैं टी कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस टी कैप। यानी अगर आप इसको इस तरह से बनाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा टी कैप, टी से एन कैप, और एन से ये बी कैप। ये इस तरह से रोटेशन आपने रखनी, यानी टी से एन और एन से बी और बी से टी। तो ये रोटेशन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि अगर लेट्स सपोज वेक्टर ए है और हमारे पास वेक्टर बी है और उनके एंगल में एंगल थीटा है, तो जो इन दोनों पे यूनिट वेक्टर्स होगा, यानी ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होगा, जिसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, तो वो हम क्या सीखते थे कि इन दोनों का क्रॉस, इस प्लेन में जो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस जो होगा वो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। तो अब बी कैप का क्या मतलब है, बी कैप जब भी आप पढ़ते हैं तो उससे मुराद क्या लेते हैं हम, कि बी कैप जो है कि टी और एन के बीच में जो हमारे पास आ रहा है, टी और एन के बीच में जो प्लेन बन रही है वो दोनों किस पे परपेंडिकुलर आएंगे, उसमें बी कैप में। यानी टी क्रॉस एन जो है उन पे जो यूनिट वेक्टर्स आएगा वो टी क्रॉस एन आएगा। तो बी इज इक्वल टू
n क्रॉस टी। अगर आप इसको डायग्राम में देख लें थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा कि t और n है। अब इनके बीच में जब क्रॉस लिया जाएगा तो वो किसके इक्वल आएगा, जो उस पर परपेंडिकुलर है। तो इस पे परपेंडिकुलर इन दोनों पे क्या है, b है। और इसी तरह जब n और b का लिया जाएगा क्रॉस तो उस पे परपेंडिकुलर फिर t कैप है, यानी n और b जब क्रॉस करेंगे तो फिर t कैप के इक्वल आएगा। ओके, n और b क्रॉस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, t कैप के। ये देखिए n और b क्रॉस करें t। इसी तरह b और t जब क्रॉस करेंगे तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा वो n कैप आएगा, जो कि हमने ये लिखा हुआ है। बहरहाल ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि b कैप हमारे पास t कैप क्रॉस n क्रॉस कैप है और t कैप हमारे पास n कैप क्रॉस b कैप है और n कैप इज इक्वल टू b कैप क्रॉस t कैप है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमें याद, समटाइम्स हम इनको यूज कर लेते होते हैं। जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा है, अभी हमने मैथमेटिकल फॉर्म क्या पढ़ी है कि अगर हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म अभी पढ़ के गए हैं, हम उसको लिखते हैं डॉट b कैप इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें b कैप की जगह पे हम लगा सकते हैं t कैप क्रॉस n का कैप यानी -r, और b कैप की जगह पे लगा लेंगे t क्रॉस n इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर हमारे पास, अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ें तो a डॉट b क्रॉस c को आप लिखते आए हैं a b और c, इस फॉर्म में भी लिखते आए हैं। उसी तरह हम लिख सकते हैं ये दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो t कैप है, अगर आप हम आगे जाके सीखेंगे, हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। फ्रीनेट सीरट फार्मूला, ये 3 हमारे पास फार्मूले होते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि पहला हमारे पास ये है कि जब हम t कैप का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास होता है k n कैप, और इसको हम लिखते हैं कि ये हमारे पास है t यूनिट वेक्टर्स r डॉट के, यानी t कैप जो है वो हम फिर लिख देते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, r डॉट के इक्वल है। r डबल डॉट के, यानी हम थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल देखें तो t कैप हमारे पास क्या होता है, dr ओवर ds। तो dr ओवर ds जो है उसको हम लिख सकते हैं r डॉट r डैश, तो t कैप हमारे पास होता है r डॉट। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे t कैप का, तो इसका जो जब डेरिवेटिव लेंगे तो r का हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप t कैप की जगह पे क्या लिख सकते हैं कि r डैश, और जो हमारे पास है t कैप का डेरिवेटिव उसको आप लिख सकते हैं r डबल डॉट। तो इसको हम मजीद एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहुंच जाएं, अगर ये बातों की समझ नहीं भी आ रही तो आप सिंपल ये याद रखिएगा, जब हम डिफाइन करते हैं ना t कैप को, तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं dr ओवर dt। ये वेक्टर की फॉर्म है, यूनिट वेक्टर्स है ना, तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड हम 1 ले लेते हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से dr ओवर ds, तो इसको फिर हम इस तरह से लिखते हैं dr ओवर dt और dt ओवर ds। अब आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते जाइएगा। t कैप को हम कैसे लिखते हैं, dr ओवर ds, और ds को हमने इस तरह लिख दिया, dt चेन रूल लगा दिया। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dr ओवर dt और ds ओवर dt, ये एक ही बात है, यानी ये कैंसिल होके फिर हमारे पास वही चीज बन जाएगी। और अब ये जो आ गया है ये तो वेक्टर्स था, और s क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर्स है ये अब वेक्टर नहीं है, ds ओवर dt हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dr ओवर dt ओवर ये मैग्नीट्यूड है, इसी की ये मैग्नीट्यूड है जिसको ds ओवर dt का नाम दिया गया है। अब r और s की मैग्नीट्यूड वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से एक जैसी हैं। अब देखें ना ये एक कर्व है, अब इसके दो पॉइंट्स हैं p और q है। अब ये जो डिस्टेंस है p, आर्क डिस्टेंस जो है ये pq, अगर हम इसको कह दें कि ये हमारे पास डेल्टा s डिस्टेंस है, तो ये जो pq का डायरेक्ट डिस्टेंस है तो इसको हम कह देते हैं डेल्टा r। और ये जब P और Q एक Q यहाँ पे अगर लाई कर जाए तो ये डिस्टेंस डेल्टा R और डेल्टा S डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन सेम होती है अप्रोक्सीमेटली। तो बहरहाल ये कोई वेक्टर नहीं है, इसका मतलब इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी dr ओवर dt की फॉर्म में लिख। तो यहां से हम फिर ये ड्राइव करते हैं कि टी कैप हमारा फार्मूला क्या है, dr ओवर dt ओवर dr ओवर dt मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये करते हैं। बहरहाल इसको हम कैसे फिर लिख सकते हैं कि dr ओवर ds को हम r कैप लिख लेते होते हैं, और जब हम इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे टी कैप का तो ये जो डेरिवेटिव है तो ये फिर इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये काम हम इसके साथ करते हैं कि टी कैप जो है उसको हम लिखते हैं आर डेरिवेटिव। और यहां तक अब हम आ गए, यानी हमारे पास ये फॉर्म बन गई आर माइनस आर टी कैप एन कैप, यहां तक हम पहुंच गए। और अभी हमने क्या सीखा कि टी कैप जो होता है उसको आप आर कैप लिख सकते हैं। और ये हमारे पास जो है एन कैप, इसको अब आप देख लें कि इसके साथ हमने क्या करना है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म इसकी फिर देख लें आप कि हमारे पास जो टी कैप का डेरिवेटिव है वो होता है के एन, और ये हमारे पास होता है आर डबल डेरिवेटिव, यानी अगर आर वेक्टर लगा लें तो इसका डबल डेरिवेटिव होता है, जो अभी हमने सीखा है कि ये हमारे पास क्या होता है, उसका डबल डेरिवेटिव बन जाता है, यानी टी कैप को हम लिखते हैं आर का डेरिवेटिव। और यहाँ से हमने जो फाइनाइट सीरीज फार्मूला है उसके मुताबिक टी कैप का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, के एन के। ये हमने ड्राइव करने हैं अभी, इसके बाद हम ये इसका प्रूफ भी करेंगे। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि इसको इस तरह से कैसे बनाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म जो हम करने लगे। के एन कैप आ गया, इसको आर डबल कैप। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से एन कैप की वैल्यूज निकालें तो ये आ जाएगी आर डबल डेरिवेटिव ओवर के आ जाएगी, यानी एन कैप की जो वैल्यूज है वो याद रखनी है आर डबल डेरिवेटिव ओवर के। तो अब यहाँ पे यही वैल्यूज यहाँ पे लगा देनी है, यानी आर डबल डेरिवेटिव ओवर के, ये आ गया। अब इसको हम जब हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसी तरह लिखा जाएगा कि आर माइनस आर डेरिवेटिव आर डबल डेरिवेटिव, और वो जो हमारे पास कांस्टेंट है वो ज़ाहिर मल्टीप्लाई उधर जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये फॉर्म आ गई ऑस्कुलेटिंग। बहरहाल मैथमेटिकल फॉर्म इसको हम यानी ऐसे लिखें तब भी ऑस्कुलेटिंग फॉर्म है, अगर हम इसको ऐसे लिखें माइनस आर डॉट बी तब भी ऑस्कुलेटिंग फॉर्म है, और अगर हम इसको कैपिटल आर माइनस आर और बी की जगह पे हम लिख दें इसको टी क्रॉस डॉट एन क्रॉस तब भी क्या है, ये ऑस्कुलेटिंग फॉर्म में है। अब उसकी जो हम मज़ीद जब ये करते हैं कैलकुलेशन तो वो हमारे पास फिर ये आ जाता है। तो बहरहाल ये फॉर्म आपने याद रखने हैं, क्योंकि आर अमूमन गिवन होते हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास ईजिली जो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की वो कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। एनीवे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास ये है
कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन फॉर द कर्व। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, तो उससे पहले आप लिख लें द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r डेरिवेटिव और r डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल आ गए। अब हमने जस्ट वो कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास RS गिवन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, और उसमें वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। तो R डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू S वो हमारे पास आ जाएगा -a, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू S आ जाएगा a माइनस a साइन S और ये आ जाएगा a कॉज जे कॉज S, ये साइन S है, साइन S और कॉज एस जे, और 0 का डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो हमने ये सिंपल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू s। और इसी तरह जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -a कॉज s और ये आ जाएगा -a साइन एस जे, और 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। और अब हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे कि हम इसमें जब पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और हमें ये भी पता है, अगर आप देखें कि A डॉट B क्रॉस C है, लेट्स सपोज 0 की इक्वल, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास वेक्टर्स A है a1i प्लस a2j प्लस a3k और हमारे पास B वेक्टर जो है वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k और इसी तरह C वेक्टर है c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो हम A डॉट B क्रॉस C कैसे निकालते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब A जो है उसके वेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे a1 a2 a3, फिर B है तो B के b1 b2 b3 और ये फिर c1 c2 c3 और हम उसको इक्वल रख लेंगे 0 के। तो वो हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का ये भी मेथड है कि आप उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, या फिर ये है कि B क्रॉस C कैलकुलेट कर लें और जो भी आंसर आए उसका B के साथ डॉट ले लें। तो सिंपल ये कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने r माइनस ए डॉट ये क्रॉस लिए हैं इसका हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और डिटर्मिनेंट में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा कि आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वेयर कैपिटल R इज इक्वल टू, उसके आप कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें तो लिखेंगे कैपिटल X, लेट्स सपोज कैपिटल Y, कैपिटल Z आ गया, और इसी तरह स्मॉल r के हम लिखेंगे हमारे पास स्मॉल x y z, और जो गिवन कर्व होती है वो आपको पहले भी हमने बताया था कि ये हमारे पास x आ गया, ये y आ गया और ये हमारे पास z आ गया। यानी x की वैल्यूज कितनी आ गई, a cos s आ गई, और हमारे पास y की वैल्यूज जो है वो a sin s आ गई और z की वैल्यूज 0 आ गई। आप इसको x1 x2 x3 भी कह सकते हैं और कैपिटल X x1 x2 और x3 वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी क्या नाम रखना चाहिए। बहरहाल ये भी आ गए और हमारे पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यूज कि आप यहाँ से लेंगे कैपिटल X और यहाँ से लेंगे माइनस स्मॉल x और यूनिट वेक्टर्स आ जाएगा I, और इसी तक कैपिटल Y लेंगे, स्मॉल y लेंगे और ये J आ जाएगा, और प्लस कैपिटल Z माइनस Z और ये हमारे पास K आ जाएगा। कैपिटल X तो वैसे आ गया, स्मॉल x हमारे पास है A cos S और ये I आ गया, और इसी तरह पे स्मॉल y हमारे पास जो है वो है A sin S और वो हमारे पास J आ गया, और Z में से
0 माइनस हो जाएगा, वो हमारे पास k आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r की। और अगर आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो i j k कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कॉमा की फॉर्म में आ जाएंगे। यानी अगर आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये फिर हमारे पास आ जाएंगे x माइनस ए कॉज एक्स और y माइनस ए साइन एस और z आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये हमारे पास बन जाएगी। और r डेरिवेटिव की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या बन जाएगी? r डेरिवेटिव जो सिंगल डेरिवेटिव है उसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, अगर डेरिवेटिव देखें तो ये पड़े हुए हैं हमारे पास, तो इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बन जाएगी माइनस ए साइन एस ए कॉज एस और 0 आ गया। और इसी तरह डबल डेरिवेटिव की जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस ए कॉज एस और माइनस ए साइन एस और 0। तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्स आ गई हैं, कैपिटल R माइनस R की, R डेरिवेटिव की और R डबल डेरिवेटिव की। अब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी अब हम जो कैपिटल R माइनस R है और R डेरिवेटिव है, R डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, इसको कैसे लिख लेंगे? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैपिटल R माइनस R को हमने लिखा हुआ है कैपिटल X माइनस ए कॉज एस और इसको हमने लिखा हुआ है कैपिटल Y माइनस ए साइन एस और ये हमारे पास z है। और डेरिवेटिव में हमारे पास है माइनस ए साइन एस और ये है ए कॉज एस और ये 0 और इसी तरह माइनस ए कॉज एस और माइनस ए साइन एस और 0। तो ये हमारे पास उसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये आ गई वैल्यूज। अब हम इसको एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय कॉलम 3 से। कॉलम 3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास z आ जाएगा, तो z आ जाएगा तो रो को लीव कर देंगे और कॉलम को लीव कर देंगे, बाकी हमारे पास डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, ये साइन एस ए कॉज एस माइनस ए कॉज एस और माइनस ए साइन एस इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर एस प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर एस इज इक्वल टू 0। तो ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, बाकी वो फैक्टर 1 बन जाएगा। तो ए स्केयर जो है वो ए तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और z इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि हमारे पास z प्लेन जो है वो लाई नहीं कर रही और सिर्फ x और y प्लेन है, 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल हमारे पास प्लेन होता है और ये हमने उसकी कैलकुलेशन निकाल ली है। अब अगर a को हम 0 कर देते, लेट्स सपोज अगर हम a को 0 कर देते तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो r था, जो r दिया हुआ है कि a cos x a sin x, वो सारे फिर 0 0 आ जाने थे। यानी आपका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाना था? वो ओरिजिन ही बन जाना था, पोजीशन वेक्टर रहना ही नहीं था। तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारा लेक्चर था ऑस्कुलेटिंग प्लेन का। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।